अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स 101 के करंट मिड पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वाला पेपर जो है ये हमारे पास स्प्रिंग सेमेस्टर 2022 का है, जो कि 26 जुलाई 2022 को हुआ है। और इसकी जो टाइमिंग थी इस पेपर की वो हमारे पास सुबह 11:30 बजे थी। तो इस वीडियो के अंदर हम इस पेपर को कंप्लीट डिस्कस करेंगे और हम यहाँ पे इसके सोल्यूशन को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे आपको वो कंप्लीट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि पेपर के अंदर पूछे गए थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल आया था या ये वाला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है। मैं आपको 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे तो वो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और साथ में उसका सोल्यूशन जो है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इस पेपर की मुकम्मल समझ आ सके और आपको इसके सोल्यूशन का भी पता चल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को मज़ीद इस तरह की वीडियो जो है वो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक जी। तो यहाँ पे अगर हम पेपर पैटर्न की सबसे पहले बात कर लें तो यहाँ पे हमारे पास टोटल क्वेश्चन जो थे वो 32 क्वेश्चन पूछे गए थे और इन 32 क्वेश्चन के जो यहाँ पे टोटल मार्क्स बनते हैं वो हमारे पास 44 मार्क्स बनते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इस पेपर की डिवीजन करें इनके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पार्ट के लिहाज से तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव पार्ट था उसके अंदर हमारे पास 28 क्वेश्चन पूछे गए थे और यहाँ पे इनके जो टोटल मार्क्स थे वो 28 नंबर थे। यानी इससे जो मुझे पता चलता है कि हर एमसीक्यूज जो था वो 1 नंबर का था, यानी कि आपके पास 28 एमसीक्यूज पूछे गए थे और आपका उसके 28 ही नंबर थे। इसके अलावा अगर हम सब्जेक्टिव पार्ट की बात करें तो सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर आपके पास 4 क्वेश्चन दिए गए थे जिनके टोटल मार्क्स जो थे वो 16 नंबर थे, जिसमें से हमारे पास 2 क्वेश्चन 3 नंबर के थे और 2 क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 5 नंबर के थे। तो इस तरह जो था हमारे पास जो पेपर पैटर्न था वो कुछ इस तरह से था, जिसमें हमारे पास टोटल जो है वो 32 क्वेश्चन और उसके जो टोटल नंबर थे वो हमारे पास 44 थे। तो सबसे पहले अगर हम ऑब्जेक्टिव पार्ट की बात करें तो जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास 28 एमसीक्यूज थे। तो यहाँ पे जो कुछ एमसीक्यूज मुझे याद रहे हैं वो वाले एमसीक्यूज की मैंने स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे लिख दी हैं और साथ में जो यहाँ पे बोल्ड मैंने किया हुआ है वो बेसिकली ये उस एमसीक्यूज का आंसर होगा। तो यहाँ पे मैं आपके साथ जो एमसीक्यूज मुझे याद रहे हैं वो डिस्कस करूँगा और साथ में उनके आंसर जो है वो भी बताता रहूँगा। और मैं आपको ये यहाँ पे एक बात बताता जाऊँ कि यहाँ पे जो एमसीक्यूज ज़्यादातर पूछे गए थे वो आपके एमसीक्यूज वाली फाइल में से पूछे गए थे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एमसीक्यूज अगर डिस्कस करें तो यहाँ पे सबसे पहले एमसीक्यूज आ जाता है जी कि सर्कल द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहले एमसीक्यूज ये था कि आपने जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी आपने शहानदी करनी थी। तो यहाँ पे जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसमें हमारे पास मैस आ जाता है, लेंथ आ जाती है, टेम्परेचर आ जाता है, टाइम आ जाता है, इंटेंसिटी आ जाती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ जाता है और करंट आ जाता है। तो यहाँ पे आप उसके जो आंसर है वो भी देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास अगला एमसीक्यू है वो कुछ इस तरह से था जी कि एन इन इलास्टिक कोलिजन इज वन इन विच, कि हमारे पास जो इन इलास्टिक कोलिजन होती है वो कौन सी होती है। तो उसका जो आंसर है वो कुछ इस तरह से था कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। आपने याद रखना जी कि इन इलास्टिक कोलिजन वो वाली कोलिजन होती है जिसके अंदर हमारा मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती, यानी कि वो कांस्टेंट नहीं रहती। जो तीसरा एमसीक्यू है जी कि व्हेन यू स्टेप ऑन द एक्सेलरेटर टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ योर कार द फोर्स दैट एक्सेलरेट द कार इज, कि जब आप अपनी गाड़ी के एक्सेलरेटर के ऊपर पाँव रखते हैं तो बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं, आप कौन सी फोर्स को बढ़ा रहे होते हैं, वो उसने पूछा था। तो वो वाली फोर्स जो होती है जी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द रोड ऑन द टायर। तो जो आपके टायर हैं गाड़ी के और जो आपका रोड है उसके दरमियान में जो फ्रिक्शन की फोर्स है बेसिकली वो फोर्स आप बढ़ा रहे होते हैं जिसकी वजह से आपकी गाड़ी जो की स्पीड जो है वो बढ़ती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है जी वो ये है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द रोड ऑन द टायर्स। उससे जो अगला एमसीक्यू है जी कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू, कि हमारे पास जो एक रेवोल्यूशन होती है वो किसके इक्वल होती है। तो वो आपने आपके क्विज़ के अंदर भी जो वाला एमसीक्यू पूछा गया था तो वो आपके 2 पाई रेडियन के इक्वल होती है, क्योंकि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है एक मुकम्मल चक्कर जो है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। इसी तरह अगर हम अगले एमसीक्यू की बात करें तो एन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून साइमल्टेनियसली ड्रॉप्स अ फेदर एंड अ हैमर द फैक्ट दैट दे लैंड टुगेदर शो दैट। वो कहता है कि जी एक एस्ट्रोनॉट है जो कि चांद के ऊपर जाता है, वो वहाँ पे क्या करता है जी कि एक फेदर को यानी कि एक हमारे पास जो पंख होता है उसको और एक हैमर को और एक हथौड़े को दोनों को इकट्ठे जो है वो नीचे को फेंकता है। तो वो दोनों जो है वो इकट्ठे एक ही वक्त के अंदर ज़मीन के साथ यानी कि जो हमारे पास चांद की सरफेस होगी उसके साथ आके टकराते हैं। तो वो एक ही वक्त में किस तरह नीचे टकरा सकते हैं, जबकि एक हमारे पास जो है वो पंख है
जो कि बहुत हल्का होता है, जबकि दूसरा हमारे पास हैमर है जो कि बहुत भारी होता है। तो ये दोनों एक साथ किस तरह जो है वो एक ही वक्त में चांद की सरफेस के साथ लैंड करते हैं, तो इसका क्या आंसर है? तो इसका जो राइट आंसर था जी कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, कि जब हमारे पास एयर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं होती तो ऑल बॉडीज एट अ गिवन लोकेशन फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन। तो हमारे पास जितनी भी बॉडी जो होती हैं जो कि नीचे गिर रही होती हैं वो सेम एक्सेलरेशन के साथ गिरती हैं जब वहाँ पे हमारे पास एयर रेजिस्टेंस जो है वो नहीं होती। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपने ये वाला चूज वहाँ पे कर लेना है। उससे जो अगला एमसीक्यू था जी कि इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकंड, द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट क्लोज्ड पाइप दैट रेजोनेट एट 218 हर्ट्ज इज, कि हमारे पास यहाँ पे उसने एक न्यूमेरिकल पूछा था कि हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 340 हो और हमारे पास जो यहाँ पे रेजोनेट फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 218 हर्ट्ज हो, तो आपने वहाँ पे लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट क्लोज पाइप जो है वो फाइंड करनी थी, जो कि बेसिकली आपकी लैम्डा होगी। तो लैम्डा आपने यहाँ पे फाइंड करना था, तो जो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, तो आपने वो वाला फार्मूला यूज करके यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो निकाल लेनी थी। तो जब आप 340 को 218 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा उसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास 39 सेंटीमीटर जो है वो आंसर आ जाएगा। उससे जो अगला क्वेश्चन है जी कि एन ऑर्गन पाइप विद बोथ एंड्स ओपन इन 0.85 मीटर लॉन्ग, कि हमारे पास जो है वो एक ऑर्गन पाइप दे दिया गया है जिसकी लेंथ जो है वो हमारे पास 0.85 मीटर है। अज्यूमिंग दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज 340, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्ड हार्मोनिक ऑफ द पाइप इज, कि अगर हम ये सपोज कर लें, अगर हम फर्ज कर लें कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो हमारे पास 340 मीटर पर सेकंड है, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी थर्ड हार्मोनिक की पाइप की वो कितनी होगी? तो वो आपने सिंपल 340 को जब आप 0.85 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 200 आ जाएगा। तो यहाँ पे उसने थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी फाइंड करने को कहा है, तो आपने यानी कि जो 200 आंसर आएगा उसको आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास इस तरह 600 हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, जो कि उसने थर्ड हार्मोनिक की पूछी थी। अगर वो यहाँ पे फोर्थ हार्मोनिक की पूछे, फिफ्थ हार्मोनिक की पूछे, तो आपने जो भी वो पूछेगा उसको आपने 200 के साथ यानी कि 200 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। उससे अगला क्वेश्चन था जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ साउंड वेव डिटरमिन इट्स पिच, कि वो कौन सी साउंड की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम उसकी पिच को डिटरमिन करते हैं? तो वो उसका राइट आंसर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बनता है, कि फ्रीक्वेंसी के जरिए हम किसी भी साउंड की जो पिच होती है उसको हम मेजर कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है जी कि व्हेन लिसनिंग टू ट्यूनिंग फॉक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज एंड 260 हर्ट्ज, के जब हम दो ट्यूनिंग फॉक्स की फ्रीक्वेंसी को सुनते हैं जिसमें से एक की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 256 होती है जबकि दूसरे की हमारे पास 260 फ्रीक्वेंसी होती है, तो वन हेयर द फॉलोइंग नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, तो हमें एक सेकंड के अंदर कितनी बीट सुनाई देंगी? तो इसको निकालने का जो तरीकाकार है वो ये है कि आपने सिंपल इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, यानी कि 260 में से अगर हम 256 को माइनस करेंगे तो जो भी आपके पास आंसर बचेगा वो बेसिकली आपकी बीट्स होगी। तो यहाँ पे अगर हम 260 में से 256 को माइनस करते हैं तो आपके पास 4 बचता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो 4 होगा। इससे अगला क्वेश्चन है जी कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द रेस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू, कि जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है उसमें जो रेस्टोरिंग फोर्स होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? तो वो F इज इक्वल टू के एक्स होता है। तो यहाँ पे F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के, जिसको हम डेल्टा एक्स भी बोलते हैं। उससे जो अगला क्वेश्चन था जी कि एन ऑब्जेक्ट अटैच टू वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग मेक्स 20 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 10 सेकंड इट्स टाइम पीरियड इज, तो यहाँ पे उसने हमारे पास 20 कंप्लीट ऑसिलेशन दे दी है और हमारे पास जो कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है जी 10 सेकंड के अंदर, और उसने हमसे कहा था जी कि आपने इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला आपको पता ही है कि टाइम पीरियड जो है वो बराबर होता है 1/f के। तो यहाँ पे f क्या है जी? फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, फिर ही हम वहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो निकाल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी निकालने का बड़ा आसान तरीका है कि आपने 20 को 10 के ऊपर डिवाइड करना है। तो 20 को 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी आपके पास 2 हर्ट्ज आ गई। तो जब हम टाइम पीरियड निकालेंगे तो 1/f की जगह पे हम 1/2 लिखेंगे। तो 1/2 बेसिकली हाफ होता है, जिसको हम 0.5 भी कहते हैं। तो इस तरह यहाँ पे इसका जो टाइम पीरियड है वो 0.5 सेकंड निकल आता है। उससे जो अगला क्वेश्चन है जी कि एन ऑब्जेक्ट अटैच टू वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग मेक्स 20 वाइब्रेशन इन 10 सेकंड इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज, तो यहाँ पे ऊपर वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम है। ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर उसने हमसे टाइम पीरियड पूछ लिया था, जबकि इस वाले क्वेश्चन के अंदर उसने हमसे वहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करने को कहा है। तो जो फ्रीक्वेंसी आपने ऊपर निकाली है वो आपको याद होगी, जो कि हमारे पास 2 निकली थी। तो यहाँ पे इसके जब हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेसिकली बराबर होती है 2πf। तो 2πf की जगह पे आ जाएगा 2, तो 2 × 2 4 4 पाई, तो 4 पाई आंसर हमारे पास 12.6 आ जाता है। तो
तो इस तरह आपने इसका आंसर जो है वो निकाल लेना है। उससे अगला क्वेश्चन था जी कि द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय अ मैन इज ग्रेटेस्ट व्हेन, कि एक शख्स जो है वो जमीन के ऊपर खड़ा है, वो जमीन के ऊपर प्रेशर सबसे ज्यादा कब लगाता है जी, कि ही स्टैंड्स ऑन द टोज ऑफ 1 फुट, कि जब वो अपने एक पाँव पे खड़ा हो और वो अपने जो अंगूठे वाली उंगली है उसके वजन के ऊपर सारा खड़ा हो। यानी कि इसका मतलब क्या है कि हमें पता है कि प्रेशर जो है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे हमने एरिया जो है वो कम से कम करना है, तो कम से कम एरिया हम यही कर सकते हैं कि अगर हम अपने पाँव के जो उंगलियों के ऊपर जो है वो खड़े हो जाएं, ठीक है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ही स्टैंड्स ऑन द टोज ऑफ 1 फुट। अगला क्वेश्चन है जी कि स्ट्रेस कैन बी मेजर्ड इन, के स्ट्रेस के जो यूनिट है वो क्या है, तो स्ट्रेस आपको पता ही है जी कि फोर्स ओवर एरिया के बराबर होती है। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। उससे अगला क्वेश्चन है जी द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ अ सैंपल इज द स्ट्रेस एट विच द सैंपल, कि हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है वो किसी भी सैंपल की वो क्या होती है, तो ये वो वाली हमारे पास स्ट्रेंथ होती है जिसके ऊपर जो है वो कोई भी सैंपल कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ब्रेक कर जाता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ब्रेक्स होगा। उससे अगला क्वेश्चन है जी द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ अ प्लैनेट इन ऑर्बिट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू, तो आपको पता ही है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी हमारे पास मैस के, तो इसलिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जी द मैस ऑफ द सन। उससे अगला क्वेश्चन आ जाता है जी कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड, द वर्क डन बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज 0 बिकॉज, तो आपको पता ही है कि जो वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन जो है वो हमारे सर्कल के टेंजेंट के अलोंग होती है, तो इसलिए यानी कि जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होती है उसकी डायरेक्शन हमारे टूवर्ड सेंटर होती है। तो इस तरह हमारे पास वेलोसिटी और जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है इन दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन जाता है, जिसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो इसलिए वहाँ पे जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है वो 0 हो जाती है, क्योंकि द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। उससे अगला क्वेश्चन है जी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द एवरेज लोकेशन ऑफ द डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट, के सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या होता है, तो आपको सिंपल पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली एवरेज लोकेशन ऑफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है, किसी भी चीज़ के वजन की जो एवरेज लोकेशन होती है उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो वेट बन जाएगा। उससे अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज आल्सो नोन एज, के प्रोजेक्टाइल मोशन जो होती है उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसको हम ट्रैजेक्टरी मोशन भी बोलते हैं। तो इस तरह यहाँ पे मैंने आपके साथ जितने भी एमसीक्यूज मुझे याद रहे थे वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं और उनके मैंने आंसर जो है वो भी साथ बताता गया हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि आपको इन एमसीक्यूज की जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप इन एमसीक्यूज को कंसेप्ट के साथ जिस तरह मैंने आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का तरीका बताया है, अगर हम उन तरीकों को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके क्विज के अंदर पूछे गए क्वेश्चन जो है वो भी बड़े आसान हो जाएंगे, वो भी आप इसी तरह जो है वो हल कर पाएंगे। उसके बाद जो है वो अगर हम सब्जेक्टिव पार्ट की बात करें तो सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर हमारे पास सबसे जो पहला क्वेश्चन था वो 3 नंबर का था। उसमें उसने हमसे क्या कहा था जी कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी टू पुल अ 600 न्यूटन बॉक्स डाउन एज 30 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ 500 मीटर के। यहाँ पे हमने क्या करना था जी कि हमने वर्क डन फाइंड करना था, जबकि उसने हमारे पास जो है वो एक बॉक्स दे दिया जो कि आप यहाँ पे फिगर के अंदर भी देख सकते हैं, जो कि 600 न्यूटन का था। और वो क्या कर रहा था जी, वो एक इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर से जो है वो नीचे को आ रहा था और जो इंक्लाइंड सरफेस थी उसका एंगल हमारे पास 30 डिग्री बन रहा था। अब वो जो काला रंग का आपको बॉक्स नजर आ रहा है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है जी, वो 500 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। यहाँ पे फिगर के अंदर आपको 8 मीटर लिखा नजर आ रहा होगा, तो ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये वाली फिगर जो है ये मैंने बाद में इंटरनेट से डाउनलोड की है। जो पेपर के अंदर पूछी गई थी वो फिगर थी इस तरह की ही, लेकिन वहाँ पे वैल्यू जो है वो जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है वो वाली थी, लेकिन उसका जो कंसेप्ट था वो बेसिकली इससे मिलता जुलता ही था। तो यहाँ पे 500 मीटर हमारे पास उसका डिस्टेंस था, हमारे पास फोर्स भी मौजूद थी, हमारे पास एंगल भी मौजूद था, तो हमने वर्क डन फाइंड करना था। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगी कि वर्क डन आपको पता ही है कि वर्क हमारे पास होता है एफ डी कॉज ऑफ थीटा। तो एफ हमारे पास कितना आ गया जी 600 न्यूटन, उसके बाद डी हमारे पास कितना आ गया जी 500 मीटर, उसके अलावा कॉज 60। तो यहाँ पे आपने कंसेप्ट याद रखना है कि यहाँ पे थीटा जो है वो हम 30 डिग्री नहीं लेंगे बल्कि 60 डिग्री लेंगे। अब 60 कैसे आता है, तो इसको देखने के लिए आप इस ट्राइंगल को अगर गौर करें तो आपको पता है कि ये वाली ट्राइंगल जो है ये हमारे पास राइट एंगल है। तो राइट एंगल का मतलब क्या होता है कि राइट ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का यानी 90 डिग्री का होता है। तो 30 और 90 हमारे पास कितने हो गए 120, जबकि टोटल हमारे पास ट्राइंगल के अंदर कितना एंगल होता है 180। तो 180 में से अगर हम 120 को निकाल देते हैं तो पीछे हमारे पास 60 डिग्री आ जाता है। तो ये वाला 60 डिग्री जो है वो आपने यहाँ पे यूज़ करना है। बेसिकली एंगल जो होता है वो आपके डिस्टेंस और फोर्स के दरमियान में होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो 150 किलो जॉल आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। इसको आप कैलकुलेटर की मदद से जब आप इसका आंसर निकालेंगे
तो इसका आंसर जो है वो बेसिकली 150 किलो जॉल आ जाता है। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था जी, वो भी हमारे पास 3 नंबर का था, जिसके अंदर हमारे पास 2 पार्ट उसने दिए हुए थे। पहले पार्ट के अंदर उसने हमसे पूछा था जी कि व्हाई द पल्स टू द स्ट्रिंग इज कंसीडर्ड एज ट्रांसफर्स, कि जो हमारे पास स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग के अंदर जो हमारे पास वेव्स पैदा होती हैं वो ट्रांसफर वेव्स क्यों होती हैं। तो आपने ये सिंपल, आपको अगर गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपने सिंपल इसका आंसर जो है वो याद कर लेना है कि जब हम स्ट्रिंग के अंदर वेव्स पैदा करते हैं तो बेसिकली जो स्ट्रिंग के मीडियम की जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो मोशन होती है वो परपेंडिकुलर होती है टू द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। तो जो हमारे पास वेव का रास्ता होता है, जिस रास्ते हमारे पास वेव चल रही होती है, उस रास्ते के परपेंडिकुलर होते हैं हमारे स्ट्रिंग के एलिमेंट्स, तो इसलिए हम उसको ट्रांसफर वेव्स कहते हैं। तो इसलिए अगर आप इसको इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे तो आपका इसका इजीली जो है वो आंसर मिल जाएगा। बाकी जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स की मोशन होती है वो परपेंडिकुलर होती है टू द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ ट्रांसफर वेव। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था उसके अंदर उसने हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा था, इफ अ वेव कंप्लीट 30 वाइब्रेशन इन 10 सेकंड देन व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड। तो ये सेम हमारे पास एमसीक्यूज भी पूछा गया था, उसी तरह का ये हमारे पास ये वाला न्यूमेरिकल भी पूछा गया है, जिसके अंदर हमारे पास उसने कहा जी कि आपने टाइम पीरियड निकालना है जबकि आपके पास 30 वाइब्रेशन जो है वो 10 सेकंड के अंदर कंप्लीट होती हैं। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी हम सबसे पहले निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 30/10 यानी कि 3 हर्ट्ज आ जाएगा। तो टाइम पीरियड आपको पता ही है जी कि वो 1/f के इक्वल होता है, तो 1/f की जगह पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज निकली है वो लिख देंगे। तो 1/3 जब हम करेंगे तो 0.33 सेकंड जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे उसने हमारे पास जो है एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा था, तो उसको निकालना आपका बहुत ही आसान है, जो कि मैंने यहाँ पे आपके लोगों के साथ जो है वो डिस्कस भी कर दिया है कि कौन सा फार्मूला जो है वो आपने यूज़ करना है। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था, जो कि हमारे पास 5 नंबर का था, उसके अंदर उसने हमसे पूछा था जी कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल स्टेट्स दैट F इज इक्वल टू Gmm/r², कि जो हमारे पास न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ है उसके मुताबिक जो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वो किसके इक्वल होती है, Gmm/r²। कहता है कि इफ इट इज डायमेंशनली करेक्ट देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ द जी, कि अगर हमारे पास ये वाली इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होती है तो आपने जो जी है, जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी आपने डायमेंशन जो है वो निकालनी है। तो इसको हम निकालने के लिए जी को हम साइड पे ले जाएंगे। तो इसका अगर हम सोल्यूशन देखते हैं तो आपने सबसे पहले क्या करना है जी कि जी को आपने साइड पे ले जाना है। तो जब हम जी को साइड पे रहने देंगे तो r² जो कि हमारा बटे के अंदर है वो हमारे पास f के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो FR², और जो mm है जो कि मैस ऑफ अर्थ है और जो मैस ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास नीचे आ जाएंगे। तो फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है और हमारे पास रेडियस यानी कि डिस्टेंस का यूनिट मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और दो हमारे पास मैस हैं तो दोनों मैसेज का यूनिट हमारे पास किलोग्राम आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है जी कि न्यूटन को मजीद आपने इसको बेसिक यूनिट के अंदर डिवाइड कर लेना है। तो न्यूटन की जगह पे आपको पता है कि हम लिख सकते हैं कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके साथ आ जाएगा मीटर स्क्वायर ओवर किलोग्राम का स्क्वायर। तो 1 किलोग्राम के साथ हो जाएगा कैंसिल, और ऊपर हमारे पास मीटर और मीटर स्क्वायर मिलके बन जाएंगे मीटर क्यूब, और s² हमारे पास वैसे ही आ गया, और ऊपर हमारे पास ये चीज़ें बच गई और नीचे हमारे पास किलोग्राम बच गया। तो जब हम किलोग्राम को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास -1 इसकी पावर के अंदर आ जाएगा। तो किलोग्राम -1 m की पावर 3 और s की पावर -2 आ जाएगा। तो जब हम इसको डायमेंशन की फॉर्म में लिखेंगे तो आपको पता ही है जी कि किलोग्राम को हम m लिखते हैं और मीटर को हम यानी लेंथ लिखते हैं, और हमारे पास जो टाइम है उसको हम सेकंड में लिखते हैं। तो इसकी जो हमारे पास डायमेंशन होगी वो हमारे पास आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो हमारे पास इस तरह इसके इक्वल आ जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 5 था, उसके अंदर वो भी हमारे पास 5 नंबर का था। उसके अंदर उसने हमसे पूछा था जी कि अ मेटल वायर ऑफ डायमीटर d स्ट्रेचेस बाय 0.100 मिलीमीटर व्हेन सपोर्टिंग अ वेट w। If the same length wire is used to support a weight 3 times as heavy, what would its diameter have to be so its stretch still only 0.100 मिलीमीटर। तो ये आप अगर सेम स्टेटमेंट इसको आप जो है वो गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। इसका आंसर तकरीबन थोड़ा सा लेंथी बन जाता है तो इसलिए वो मैंने यहाँ पे शामिल नहीं किया। तो इसका जो राइट आंसर जो फाइनल रिजल्ट निकलता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो d' जो है वो इज इक्वल टू 3√d के बराबर आता है, क्योंकि उसने हमसे कहा था कि आपने जो भी आंसर निकालना है वो इन टर्म्स ऑफ d निकालना है। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास न्यू डायमीटर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वो हमारे पास 3√d आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि आपको जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसकी भी मुकम्मल समझ आ चुकी होगी और आपको इनके सभी कंसेप्ट का जो है वो पता चल चुका होगा। तो अगर हम वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई मसला आ रहा है तो आप अगर नीचे कमेंट्स के अंदर वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, मैं आपको उसका जो है वो आंसर बताने की पूरी कोशिश करूँगा।
तो अगर आप मजीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो लास्ट पे फिर आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करते जाएं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।